हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बेसिकली हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा पार्ट 13 हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का, जो कि हमने स्टार्ट की हुई है नाइपर जेईई एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इन शॉर्ट में हम बोलें तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब फ्रेंड्स, इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नाइपर जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है इस वीडियो सीरीज का, आपको नाइपर जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर करना है। अब अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाने वाली है और उससे आपको भी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके पास टाइम ऑलरेडी कम है। तो अभी आपको चाहिए कि आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डायरेक्ट मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने जूनियर्स के साथ जो जीपेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि इन फ्यूचर हम उनके लिए भी वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं वीडियो डिस्कशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, बेसिकली सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होती है। रिकम्बिनेंट डीएनए को आप देखें कि फ्रेंड्स ये एक फॉर्म है आर्टिफिशियल डीएनए की, यानी कि मैन मेड डीएनए, जिसे हम खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद तैयार कर रहे हैं। अब तैयार कैसे की जाती है आप देखें, क्रिएटेड बाई कंबाइनिंग 2 और मोर सीक्वेंस फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। अब इन डिफरेंट सोर्सेज के पीछे भी आप देखें दैट वुड नॉट नॉर्मली अकर टुगेदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ जीन स्प्लाइसिंग, यानी कि ऐसे 2 और 2 से ज़्यादा सीक्वेंस जो कि नॉर्मल जो जीन स्प्लाइसिंग का प्रोसेस है उसके द्वारा प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो उस कंडीशन में हम करेंगे क्या, 2 और मोर देन 2 सीक्वेंस को लेंगे, उन्हें कंबाइन करेंगे, और ये जो सीक्वेंस लेंगे फ्रेंड्स हम ये डिफरेंट सोर्स से लेंगे। इनको कंबाइन करने के बाद हमारे पास एक डीएनए बनेगी। उसी डीएनए को हम क्या बोल रहे हैं, आरडीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए। अब फ्रेंड्स, आप अगर देखें रिकम्बिनेंट डीएनए में, तो आप देखें यहाँ पर रिकम्बाइन वर्ड, इसको देखें, इसको रिकम्बाइन अगर आप देखें तो रिकम्बाइन करने का मतलब डेफिनेटली यही है कि आपके पास पहले से कोई 2 सीक्वेंस हैं, आप उनको, और वो उन सीक्वेंस के बारे में आपको पता भी है, आप उन्हीं सीक्वेंसेस को दोबारा से कंबाइन कर रहे हैं। यानी कि 2 डिफरेंट सोर्स लिए, उनको कंबाइन किया, एक पर्टिकुलर आपके पास एक डीएनए मिली, उसी डीएनए को आप बोल रहे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। लेट्स सपोज अगर आपको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है तो आप करेंगे क्या फ्रेंड्स, उस जीन के सीक्वेंस को लेंगे जो कि इंसुलिन के प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आप सोर्स आप यहाँ पे बोवाइन सोर्स ले सकते हैं, पोर्सिन सोर्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सोर्स डिफरेंट आपके हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे उसका प्रोडक्शन कराएंगे, एक पर्टिकुलरली आपको डीएनए मिलेगी जो कि फर्दर ट्रांसलेट होके आपको क्या मिल जाएगी, उससे इंसुलिन मिल जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स रिकम्बिनेंट डीएनए। अब सिंपल सा प्रोसेस आरडीएनए क्या होगा, यानी कि आरडीएनए एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे आप रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। यानी कि आरडीएनए को प्रोडक्शन के लिए या आरडीएनए के बनाने के लिए जो टेक्निक आपको लगने वाली है, उसी टेक्निक को आप क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये था फ्रेंड्स एक जनरल इंट्रोडक्शन। आप देख लेते हैं आपकी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसके द्वारा डेवलप की गई। ये 2 साइंटिस्ट थे फ्रेंड्स, बोयर एंड कोहेन, इन 1973। आप देखें कोहेन को इसी की ऊपर नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है फ्रेंड्स, आई थिंक 1986 में। ये आप एक बार चेक कर लें। तो फ्रेंड्स, ये था एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन। अभी थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि प्रोसेस कैसा रहता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो सबसे पहला स्टेप फ्रेंड्स आपका क्या होता है कि जो भी आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया इंसुलिन का, तो आप क्या करेंगे, आपकी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जीन है जो कि इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आपको क्या करना है कि एक पर्टिकुलरली अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आइसोलेट कर लेना है। अब आइसोलेट करने के बाद आपको टारगेट जो जीन है आपकी आइसोलेट कर चुके हैं उसको इंसर्ट करना है प्लाज्मिड या फेज में, जिनको हम वेक्टर बोल सकते हैं। अब इससे आपको एक रेप्लिकॉन यूनिट मिलेगी। उस रेप्लिकॉन यूनिट को आपको फर्दर इंट्रोड्यूस करना है इनटू होस्ट सेल के अंदर, ताकि वो क्लोन हो सके। अब क्लोन होने के बाद आपको पास होगा क्या फ्रेंड्स, क्लोन होने के बाद आप उनको देखेंगे कि ये प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं। अब जो क्लोन रेप्लिकॉन है जो कि प्रोटीन को आपको एक्सप्रेस कर रहा है, उसी को फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए, अगर इन टेक्निकल वर्ड्स में हम बोलें फ्रेंड्स। अब सिंपल कि जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को हम बोल रहे हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब क्लोनिंग का बेसिकली एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि फ्रेंड्स आप देखें कि जो नॉर्मल आपके पास जो कॉपीज़ हैं वो कॉपीज़ इनएडिक्वेट हैं, यानी कि वो एक
एडिक्वेट अमाउंट में आपको जो सप्लाई है उसको नहीं दे सकते, तो इस कंडीशन में होगा क्या फ्रेंड्स, आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप जो कॉपीज़ हैं उनके नंबर को बढ़ाएं ताकि आपको एडिक्वेट अमाउंट में जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो उस कंडीशन में आपको क्लोनिंग का स्टेप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, ताकि आपको एडिक्वेट अमाउंट में सप्लाई हो सके आपकी जो टारगेट प्रोटीन है उसकी। यहाँ पे आप देखें फ्रेंड्स, हमने फ्लो डायग्राम में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि आप देखें कि ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल से आपने जो आपकी टारगेट जीन थी उसको आपने आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद यहीं पे आप साइमल्टेनियसली देखें इकोलाई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से आपने जो उसका प्लाज्मिड है फ्रेंड्स, जिसको आप वेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं, उसको आइसोलेट कर लिया। अब देखें जो प्लाज्मिड है, आपको याद रखना है फ्रेंड, डबल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है, बेसिकली एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में होता है जो इसका बैक्टीरिया का नॉर्मल जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ। अब ये फ्रेंड्स बेसिकली जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस वगैरह आप देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बैक्टीरिया को। अब ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट करता है जो हमारा मेन जो बैक्टीरिया का मेन क्रोमोजोमल या आप बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल है उसके। तो इसलिए फ्रेंड्स होगा क्या, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट करता है, तो उस कंडीशन में हम करेंगे क्या कि प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लेंगे, इसे वेक्टर की तरह यूज करेंगे। यहाँ पे हमने अपना जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था या टारगेट जीन थी उसको हमने लिया, इन दोनों को हमने इंसर्ट कर दिया एक वेक्टर के अंदर, जो हमने देखा ऊपर उसी को हम क्या बोल रहे थे, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इसको फर्दर हम होस्ट में डालेंगे फ्रेंड्स। होस्ट में डालने के बाद आप वहाँ पे देखेंगे कि इसका एक्सप्रेशन होगा, इसको क्लोन किया जाएगा। क्लोन करने के बाद जो आपका प्रोटीन है उसका एक्सप्रेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। आप उसको आइसोलेट कर लेंगे, आइसोलेट करने के बाद फर्दर आप उसको यूज में लेंगे। तो ये था फ्रेंड्स एक ब्रीफ में आप जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसका एक इंट्रोडक्शन। अब आप देखें, अब हम थोड़ा सा इन स्टेप्स जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि स्टेप में पर्टिकुलर होता क्या है। तो आप देखें कि 6 स्टेप में जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो होती है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप देखें कि आइसोलेट करेंगे आप, जैसा कि हमने डिस्कस किया, टारगेट जीन को एज वेल एज वेक्टर को। यानी कि आपको रिक्वायरमेंट तो रहेगी फ्रेंड्स कि आपकी जो टारगेट जीन है उसके लिए जो सूटेबल वेक्टर है उसको आप लें, हम वो आगे डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स नाइपर जेडबल पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वेक्टर कब लेंगे आप, उसकी जो कॉपीज़ नंबर वगैरह होते हैं वो हम आपके साथ आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। वही चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है। तो सेकंड स्टेप में देखिए आपको कटिंग करनी है, क्लीवेज बोलते हैं जिसको, क्लीवेज स्टेप है। ज्वाइनिंग करना है, लाइगेशन भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप बोलें ट्रांसफॉर्मिंग, फिफ्थ में क्लोनिंग एंड लास्टली सिलेक्टिंग या स्क्रीनिंग। अब फ्रेंड्स आप पहले स्टेप की तरफ देखें तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए। यानी कि आपको बोथ वेक्टर एज वेल एज टारगेट जो डीएनए आपका मॉलिक्यूल है दोनों को आपको आइसोलेट कर लेना है। अगर आप नेचुरल सोर्स से उनको ले रहे हैं या आप बोलें कि डिफरेंट सोर्स से, लाइक आप बोवाइन सोर्स यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनसे आइसोलेट कर लेना है। या आप चाहें तो उनको इन विट्रो भी आप सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट डीएनए इज सिंथेसाइज इन विट्रो। आप उनको लैब में बना सकते हैं, उसके बाद आप फ्रेंड्स उनको प्यूरिफाई करके यूज में ले सकते हैं। तो ये हो गया पहला स्टेप कि आपने वेक्टर को आइसोलेट कर लिया एज वेल एज टारगेट डीएनए को आइसोलेट कर लिया और प्यूरिफाई कर लिया। अब प्यूरिफाई करने के बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा फ्रेंड्स कि आपके पास जो आपकी टारगेट डीएनए है उसको एक पर्टिकुलर आपको लेंथ और सीक्वेंस उसका चाहिए। यानी कि आप सबसे पहले ये देख लेंगे कि इस पर्टिकुलर डीएनए के अंदर कौन सा सीक्वेंस है जो इस पर्टिकुलर जो हमारी प्रोटीन है उसके एक्सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आपको एक पर्टिकुलर लेंथ और पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है वहाँ पे एक कट लेना है, एक पर्टिकुलर लेंथ का आपको फ्रेगमेंट लेना है और इसी फ्रेगमेंट को आप क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इंसर्ट डीएनए। अब चाहें तो सेम ऐसे ही कि आप लेबोरेटरी में भी आप इसको डीएनए इज यूजुअली क्लीव्ड बाई विद द कमर्शियल प्रोड्यूस न्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब फ्रेंड्स देखिए कि आपको एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट चाहिए, तो एक कंप्लीट जो आपका टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल है उसके विद इन उसके अंदर से आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहिए। तो उसको कट लगाने के लिए आपको फ्रेंड्स किसी ना किसी जो मशीनरी है या उसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक टाइप की सीजर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या न्यूक्लियस सिंपल बोलें तो ये एक तरह की सीजर का काम करते हैं एक कट लगाने के पर्टिकुलर साइट पे। वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी साइट पे कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाएगा। तो क्लीवेज जो होगी डीएनए के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे वो किसकी हेल्प से होगी फ्रेंड्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के। थर्ड स्टेप में देखें, अब आपने किया क्या फ्रेंड्स कि आपके पास एक टारगेट आपकी डीएनए जो मॉलिक्यूल है वो आ गया, आपने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस का ले लिया। अब आपको करना क्या है कि जो ये डीएनए इंसर्ट है इसको वेक्टर में आपको कंबाइन करना है, जो कि हमने अभी देखा कि जिसको हम रिकम्बिनेंट वेक्टर या रिकम्बिनेंट डीएनए
बोल रहे थे, उसी को हम आप यहाँ पे देखें कि काइमेरिक डीएनए भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। अब इनको ज्वाइन किससे किया जाएगा फ्रेंड्स? तो डेफिनेटली आपने लाइगेज यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कौन सा लाइगेज यूज़ करेंगे? बेसिकली आप देखें कि डीएनए लाइगेज आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देखें T4 डीएनए लाइगेज, यानी कि अब सबसे पहले आपने आइसोलेट किया अपनी टारगेट डीएनए को और वेक्टर को। उसके बाद आपने जो पर्टिकुलर आपको रिक्वायरमेंट है जो सीक्वेंस की, उसको आपने क्लीव किया। क्लीव करने के बाद आपको क्या करना है कि अब आपको वेक्टर से, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपके प्लाज्मिड है, फॉर एग्जांपल आप प्लाज्मिड को यूज कर रहे हैं वेक्टर के तौर पे, और आपका जो सीक्वेंस है, जो आप सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट है जो टारगेट डीएनए के अंदर, इन दोनों को आपको सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना है फ्रेंड्स। दोनों को आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे तभी फ्रेंड्स ये एक दूसरे में फिट हो पाएंगे। उसके बाद इनको जो तीसरा स्टेप रहेगा वो रहेगा लाइगेज करना, यानी कि आप उन दोनों को लाइगेशन कर देंगे इन फ्रेगमेंट्स का। अब आपके पास जो आ गया आपका रिकम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए भी जिसको हम बोल सकते हैं, वो आपके पास बन के आ चुका है। तो अब फर्दर स्टेप फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि अब हमारे पास रिकम्बिनेंट आ चुका है, तो हम उसे क्या करेंगे? होस्ट में इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब इंट्रोड्यूस कराने के पीछे रीज़न क्या है फ्रेंड्स? आपने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो रेप्लिकेट कर सके। अब रेप्लिकेट करने का फ्रेंड्स आप देखें कि होस्ट में जब हम डालते हैं तो फ्रेंड्स आपको वहाँ पे दो तरह की चीज़ें यहाँ पे याद रख लें कि अगर होस्ट उसको डायरेक्ट अपटेक कर लेता है तो इस कंडीशन में हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे वो है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन या सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम बोल सकते हैं। अगर डायरेक्ट अपटेक होस्ट नहीं कर पा रहा है हमारी रिकम्बिनेंट डीएनए को, तो उस कंडीशन में हम करेंगे क्या? वायरस पार्टिकल का यूज करेंगे। वायरस पार्टिकल में पैक करेंगे अपनी डीएनए को और उसको इंट्रोड्यूस करा देंगे अपने होस्ट के अंदर। अब लेकिन ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रांसफेक्शन। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफेक्शन में क्या डिफरेंस है। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट अपटेक हो रहा है होस्ट के द्वारा, जो हमारी टारगेट डीएनए है या रिकम्बिनेंट डीएनए जिसको हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो डायरेक्ट अपटेक नहीं हो रही है और वायरस पार्टिकल का यूज करके हम उसको इंजेक्ट करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? हम उसको ट्रांसफेक्शन। अब हमारा जो प्रोसेस था, फोर्थ स्टेप था, वो कंप्लीट हो गया। हमने होस्ट सेल के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करा दिया। अब होस्ट सेल के अंदर फ्रेंड्स ये आपकी जो आरडीएनए है वो रेप्लिकेट करेगी और एक्सप्रेस करेगी खुद को, तो वो वहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट होस्ट लेना है फ्रेंड्स। इस कंडीशन में होगा क्या? आप देखें, क्लोनिंग वेक्टर अलाउ इंसर्ट डीएनए टू बी रेप्लिकेट एंड इन सम केसेस एक्सप्रेस इन द होस्ट सेल। अब रेप्लिकेशन जो होगा वो होस्ट सेल के अंदर ही होगा और वहाँ पे कुछ केसेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि होस्ट सेल के अंदर ही आपको एक्सप्रेशन देखने को मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स जो ये एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं कितना क्लोन होगा, एबिलिटी है जो क्लोन करने की और एक्सप्रेस करने की, वो टोटली डिपेंड करती है चॉइस ऑफ वेक्टर और होस्ट के ऊपर। तो वो हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं कि कैसे हमारी चॉइस किस चीज़ के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। एंड फाइनल स्टेप क्या होगा फ्रेंड्स कि आइडेंटिफिकेशन होस्ट सेल दैट कंटेन रिकम्बिनेंट डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि आपने क्लोनिंग की, क्लोनिंग करने के बाद आपके पास बहुत सारी सेल्स आ गई हैं फ्रेंड्स, लेकिन अब उन सेल्स में से आप आइसोलेट करेंगे कि हमारे पास कौन सी हमारी ऐसी सेल है जो उस पर्टिकुलर जो हमारी डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक्सप्रेस कर रही है या नहीं कर रही है, या रिकम्बिनेंट डीएनए कौन सी सेल में हमारे पास है और कौन सी में नहीं है। तो आपको फ्रेंड्स याद रखनी है जो हम वेक्टर यूज करते हैं उन वेक्टर के पास कुछ जेनेटिक मार्कर या सिंपली बोलें जीन्स होती हैं, जो जीन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारी उन सेल्स का, उन होस्ट सेल्स का जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए को कंटेन कर रही हैं। तो इस कंडीशन में आप देखें कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट यूजुअली इन्वॉल्व, ये एक बहुत ही आप देखें कि फ्रेंड्स ये मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप माना जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए का। इसमें आप देखें रेप्लिका प्लेट यूज़ की जाती है, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूंगा फ्रेंड्स कि कौन से जेनेटिक मार्कर हैं जो यूज़ किए जाते हैं आगे चल के। तो फ्रेंड्स अब एक थोड़ा सा आपको ये डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे हुआ। कि यहाँ पे आप देखें कि वेक्टर है आपका, ये आपकी डीएनए है जो कि टारगेट डीएनए है। अब आपने किया क्या? कटिंग जो हम पढ़ चुके हैं, कटिंग की वेक्टर एंड डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप दोनों के लिए सेम यूज करेंगे, जिससे वेक्टर को कटिंग कर रहे हैं उसके लिए भी, एज वेल एज जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि आपकी टारगेट डीएनए है उसके लिए भी, दोनों के लिए सेम यूज किया। आपके पास टारगेट जीन मिली, एज वेल एज आप देखें यहाँ पे वेक्टर आपको कट, यानी कि वेक्टर का कुछ पोर्शन यहाँ से हट चुका है। अब लाइगेशन करेंगे। लाइगेशन में आप देखें आपको एक पर्टिकुलर लाइगेशन यूज करना पड़ेगा, जैसे T4 डीएनए लाइगेज पीछे हमने एग्जांपल देखा, वहाँ पे इसको इनको जो वेक्टर और आपका टारगेट डीएनए है उन दोनों को लाइगेट कर देगा और आपके पास रिकम्बिनेंट वेक्टर या रिकम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपके पास काफ़ी टाइप के आपको रिकम्बिनेंट वेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो एक्सप्रेस करते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट स्क्रीनिंग प्रोसेस यूज होते हैं।
तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं फ्रेंड्स। इन फ्यूचर हम आपको अगर डिटेल में वीडियो देंगे तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब इनमें से हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमारे पास जो बीच वाला है वो हमारा ऐसा है कि जो टारगेट जीन है उसको बेसिकली एक्सप्रेस कर रहा है या वेक्टर कंटेनिंग टारगेट जीन। अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि होस्ट सेल है जो इसको अपटेक कर लेगी, डायरेक्ट अपटेक कर लेगी। तो उस कंडीशन में फर्दर हम क्या करेंगे, इसको होस्ट सेल में इसका एम्प्लीफिकेशन होगा, ये अपने नंबर को बढ़ाएगी। बढ़ाने के बाद आपको फाइनली जो आपकी प्रोटीन है वो आपको मिल जाएगी या रिकम्बिनेंट डीएनए आपको मिल जाएगी। आप उसको फर्दर यूज में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे कि ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल से आपने क्या किया, पर्टिकुलर आप एक हार्मोन ले रहे हैं जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। आपने ईकोर I1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडोन्यूक्लियस है उससे कट दिया। कट देने के बाद आपकी एक स्टिकी एंड यहाँ पे देखने को मिली। स्टिकी एंड आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक डीएनए रिकम्बिनेंट है। रिकम्बिनेंट डीएनए आपको देखने को मिलेगी। इसको फ्रेंड्स रिकम्बिनेंट डीएनए एक्चुअली ये वाली रिकम्बिनेंट डीएनए है, आप इसको सही कर लें। ये बेसिकली हमारी जो टारगेट डीएनए का सीक्वेंस है वो है। ऑन द अदर हैंड आप देखें कि बैक्टीरियल सेल से आपने प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया। सेम एंजाइम से आपने इनको ट्रीट किया दोनों के दोनों को, यानी कि आपने जो जीन है आपकी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए उसको भी ईकोर 1 से दिया और इसको भी आपने ईकोर 1 से दिया। यहाँ पे आप देखें दोनों जगह आपको स्टिकी एंड देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स ये स्टिकी एंड क्या होती है हम ये डिस्कस करने वाले हैं, और आपको याद रखनी है कि स्टिकी एंड ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के यूज़ में लेने के लिए आपको स्टिकी एंड ही होना जरूरी है फ्रेंड्स। तो इस कंडीशन में आपने स्टिकी एंड है तो दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद आप देखें फर्दर जो डीएनए है उसका इंसर्शन किया होस्ट के अंदर। जो अब फर्दर आप देखें कि यहाँ पे बैक्टीरियल सेल आपने आइसोलेट कर ली जो कि आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को कंटेन कर रही हैं। तो इस कंडीशन में आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया। आपकी ये जो प्रोटीन थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल गई। इसके लिए जीन थी जो उसका एक्सप्रेशन आपको देखने को मिला, उसका लेवल आपने यहाँ पे बढ़ाया, एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई करने के बाद आपने पर्टिकुलरली वहाँ पे अपनी जो जीन थी आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की उसको आइसोलेट कर लिया और फर्दर यूज में ले लिया। अब फ्रेंड्स कौन कौन से, जैसा कि वेक्टर कौन कौन से आपको यूज करना है और उनकी इंसर्ट कैपेसिटीज़ कितनी है ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। आप देखें कुछ प्लाज्मिड वेक्टर हैं, कुछ बैक्टीरियोफेज, कोस्मिड, फोस्मिड, बैक्टीरियोफेज P1, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम P1, बैक्टीरियोफेज डेराइव्ड एसी, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। ये टाइप के जो आप देख रहे हैं वेक्टर सिस्टम है फ्रेंड्स, ये आपको नाम याद रख लेना है। ये इनके होस्ट हैं, यानी कि मोस्टली आप देखें तो सबके होस्ट आपको दिखेंगे इकोलाई। अब इन दोनों में याद रख लेना है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम है तो उसके लिए ईस्ट यूज हो रहा है, जबकि ह्यूमन है तो उसके लिए कल्चर्ड ह्यूमन सेल यूज हो रही हैं। तो ये तो था सिंपल, यानी कि आपको मोस्टली तो क्या याद रखना है, इकोलाई आपके पास पता ही है, आपको मोस्टली का इकोलाई है। लेकिन ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम है तो वहाँ पे ईस्ट यूज हो रहा है, ह्यूमन आर्टिफिशियल है तो वहाँ पे ह्यूमन कल्चर्ड सेल यूज हो रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप देखें प्रीवियस ईयर के नाइपर जेडबली के क्वेश्चन पेपर उठा के तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे जो स्मॉलेस्ट आपसे ऐसा भी पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट जो कौन सा वेक्टर सिस्टम है जिसकी सबसे कम इंसर्ट कैपेसिटीज़ है, या आप देखें कि वहाँ पे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जिसकी मैक्सिमम यानी कि सबसे ज़्यादा इंसर्ट कैपेसिटी है, वो वाला कौन सा वेक्टर सिस्टम है। तो ये आपको याद रखना है। आप देखें प्लाज्मिड की इंसर्ट कैपेसिटी फ्रेंड्स सबसे कम है, यानी कि 0.1 to 10 KB। जब आपको जो आपका जीनोमिक सीक्वेंस है इतना लोड करना है तो उस कंडीशन में आप प्लाज्मिड के साथ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा आप देखें ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, यानी कि मोर देन 2000 KB, जो इतनी आप देखें कि इसकी इंसर्ट कैपेसिटीज़ है फ्रेंड। तो आपको याद रख लेना है सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है। सबसे कम में आप सिंपल वैल्यू याद ना भी रखें तो भी चलेगा फ्रेंड्स, आप सिंपल ये याद रख लें कि प्लाज्मिड की सबसे कम है, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोजोम की सबसे ज़्यादा है। अब इनके कुछ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स हैं। आप देखें यहाँ पे प्लाज्मिड, जैसा कि हमने इकोलाई डिस्कस किया, आप प्लाज्मिड के लिए दूसरा ईस्ट भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आपको याद रखना है मोस्टली जो यूज होता है वो इकोलाई यूज होता है। यानी कि प्लाज्मिड आप देखें स्मॉल सर्कुलर डीएनए है, आपको ये याद रख लेना है, जिसका इंसर्ट साइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो आप वैल्यू देख लें एक बार। बैक्टीरियोफेज की अगर बात करें लीनियर वायरल डीएनए है। यहाँ पे आप देखें स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो कि बैक्टीरियल है, यहाँ पे आप देखें लीनियर वायरल डीएनए है, इसकी जो इंसर्ट साइज है वो अप्रॉक्स 20 KB है। कोस्मिड देखें फ्रेंड्स, कोस्मिड जो है वो हाइब्रिड है एक्चुअली प्लाज्मिड और फेज का, इन दोनों का जो हाइब्रिड है उसको ही हम बोलते हैं कोस्मिड। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम की अगर हम बात करें तो डीएनए कंटेनिंग ईस्ट सेंट्रोजोम, टीलोमियर्स एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसका जो इंसर्ट साइज है 200 to
1000 KB आपको इंसर्ट साइज यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इनका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि इनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला जो वेक्टर यूज किया गया क्लोनिंग में वो है PBR 322। ये आपको याद रख लेना है, सबसे पहला वेक्टर है। अब जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि इनके पास कुछ पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन मार्कर होते हैं या कुछ जीन होती हैं जिनको यूज किया जाता है पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सी जो सेल है वो एक्सप्रेस कर रही है वो या वो कंटेनिंग आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो आप यहाँ पे देखें कि आप देख रहे हैं एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन एज वेल एज कानावाइसिन। ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, यही फ्रेंड्स यूज होती हैं एज ए आइडेंटिफिकेशन मार्कर के लिए। अब इनमें कुछ और साइड भी होती हैं लाइक ORI, जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। और ये सारी आप जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, वो जहाँ पर्टिकुलर साइट्स पे वर्क कर रहे हैं। दूसरा आप देखें यहाँ पे PUC19 है, इसमें आप देखें एम्पिसिलिन एज ए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है एज वेल एज LAC-Z अल्फा। यहाँ पे देखें ये भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्कर की तरह काम कर रहा है फ्रेंड्स। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सब में ही रहेगी, जहाँ से आपकी जो ओरिजिन रेप्लिकेशन है वो इनिशिएट होगा फ्रेंड्स। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि PBR 322 नोमेनक्लेचर कैसे पढ़ा। ये सिंपल है फ्रेंड्स कि PBR 322 है जो प्लाज्मिड से डिराइव्ड है, और जो BNR है ये दो साइंटिस्ट का नाम है। आप यहाँ पे देखें ये नाम लिखा हुआ है, बोलिवर एंड रोड्रिगेज। आप यहाँ पे इनको याद रख लें। और 322 जो है वो नंबर है कि इससे पहले इतने जो वेक्टर्स हैं वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं उसी सेम लेब में। यहाँ पे आप देखें ये भी प्लाज्मिड से ही डिराइव्ड है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया आप देख सकते हैं UC, एंड 19 इज़ द नंबर कि इससे इतने वेक्टर हैं जो वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं सेम लेब के अंदर। तो आपको ये चीज़ें याद रख लेनी है। इनका नोमेनक्लेचर भी आप देख लें फ्रेंड्स, कई बार आप डायरेक्ट इनका नोमेनक्लेचर पूछ लिया जाता है। अब ये तो हो गए फ्रेंड्स हमारे वेक्टर। अब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के आप याद रखें फ्रेंड्स, 3 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। अब जो मोस्ट कॉमन यूज होता है वो है टाइप 2। आपको याद रखना है, टाइप 2 से रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इन तीनों में अगर आप देखें सबसे कॉमन चीज़ क्या है कि इन तीनों के लिए कोफैक्टर जो लगता है वो मैग्नीशियम। आप यहाँ पे देखेंगे तीनों के लिए आपको क्या देखेगा, मैग्नीशियम कोफैक्टर एज ए तीनों में काम करेगा। जबकि यहाँ पर आप इनको देखें कि लाइक टाइप 1 जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसमें टाइप 1 और S एडिनोसिल मिथोनिन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और टाइप 3 के अंदर भी। जबकि टाइप 2 में आपको ओनली मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। जबकि न्यूक्लियस सब यूनिट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होमोडाइमेरिक हैं और दोनों के दोनों हेट्रोडाइमेरिक हैं। कट करने की अगर हम बात करें, कट जो करेगा आप देखें जो टाइप 2 है, हम यहाँ पर टाइप 2 के बारे में ही डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि टाइप 2 ही इंपॉर्टेंट है और टाइप 2 ही सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारी RDNA टेक्नोलॉजी के लिए। आगे भी हम जिन एंजाइम का डिस्कशन करने वाले हैं वो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही हैं। यानी कि कट बोथ स्ट्रैंड एंड स्पेसिफिक यूजुअली पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन साइट। अब ये 4 to 8 बेस पेयर में कट करेगा फ्रेंड्स। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब कि जिनको आप किसी भी साइड से पढ़िए आपको दोनों साइड से वो सेम ही देखने को मिलेंगे। लाइक अगर हम लिखें फ्रेंड्स MADAM, यानी कि अगर हम मैडम लिखते हैं आप इसको इस साइड से पढ़िए तो आपको तो भी मैडम ही दिखेगा, इस साइड से पढ़ें तो भी आपको मैडम दिखेगा। इस टाइप के जो सीक्वेंस होते हैं फ्रेंड्स उन्हें हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। जेनेटिक सीक्वेंस के अगर अंदर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से, आपको वहाँ पर बता भी दूंगा कि ये कैसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो फ्रेंड्स आप देखें कि DNA को जो क्लीव करेगा वो सिंगल साइड रिकॉग्निशन होगी, DNA ट्रांसलोकेशन की इसको ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड्स। साइट ऑफ मिथाइलेशन यानी कि मिथाइलेशन कहाँ पे ये करता है, बेसिकली आप देखें कि जो एट रिकॉग्निशन साइट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये था फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट आप याद रख लें, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप इतना भी याद रख लें कि 4 to 8 बेस पेयर की जो एक सीक्वेंस है उसमें ये कट लगाएगा। कट लगाने के बाद इसको जो कोफैक्टर यूज होगा वो मैग्नीशियम यूज होगा, होमोडाइमेरिक में काम करती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो एंजाइम्स हम दिखा रखे हैं ये मोस्टली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 टाइप के हैं, यानी कि ECOR 1 है, HIND3 है, BAM H1 है, सेल I है या सेल 1, BAL1, HE1 एंड SMA1। आप यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, ये जो आपको जितने भी दिख रहे हैं इनके पीछे आप सोर्स देख लें। ये इनके सोर्स के बेसिस पे ही इनका नाम और इनकी जो सीक्वेंस है, कौन से सीक्वेंस पे इनकी डिस्कवरी हुई उन्हीं के ऊपर इनका बेसिकली नाम है। आप जैसे इकोलाई देखें, इकोलाई I113, तो इसी के ऊपर इको यानी कि इको जो डिनोट कर रहा है वो इकोलाई को डिनोट कर रहा है। ऐसे ही HIND3 में देखें आप, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD
जो कि थर्ड, यानी कि सीक्वेंस इसका आप देख सकते हैं थर्ड हो सकता है फ्रेंड्स, कि आप जो ये इससे पहले डेवलप हुए होंगे 2 और भी डेवलप हुए होंगे तो उसी सीक्वेंस में इसको नाम दे दिया गया है, जैसे हमने पीछे वेक्टर के बारे में डिस्कस किया। तो इनके सोर्स आप याद रख लें फ्रेंड्स अच्छे से, कौन कौन से इनके सोर्स हैं। अब यहाँ पे आप देखें फ्रेंड्स कि ये जो सीक्वेंस है रिकॉग्निशन साइट एज क्लीवेज साइट, तो यहाँ कहाँ पे कट करेगा, ये कट करने की इसको जो साइट है 5 प्राइम एंड पे जो जी है उसके बीच में, जी और ए के बीच में ये कट लगाएगा फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देखें इन दोनों सीक्वेंस को, अब आप यहाँ पे अच्छे से देखें G AA TT C, आप इसको इधर से भी पढ़ेंगे तो यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, आप देखें यहाँ पे भी GAA TTC, यानी कि आप कट कैसे लगाएगा, एंजाइम बीच में आएगा। अब 5 प्राइम से इधर की तरफ से पढ़ रहा है तो भी GA यहाँ पे दिख रहा है और उनके बीच में कट लगा रहा है, इस साइड से पढ़ रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको कौन सी तरफ से दिखने को मिल रहा है, GA। यानी कि इस टाइप के सीक्वेंस जो होते हैं उनको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं मोस्टली फ्रेंड्स। तो इस टाइप के सीक्वेंस में ही ये आपको कट लगाते हुए नजर आएंगे, टाइप 2 जितने भी हैं। अब इनसे जो प्रोड्यूस होगी फ्रेंड्स वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होगी, जो कि मैं बता चुका हूँ कि स्टिकी एंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। तो मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं वो स्टिकी एंड जो प्रोड्यूस करते हैं वही वाले एंडोन्यूक्लियस यूज़ किए जाते हैं। अब आप दूसरे का अगर एग्जांपल देखें, लाइक साल 1 का एग्जांपल देखें GTCGAC, यानी कि 6 सीक्वेंस आप देख रहे हैं, 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे भी देखें तो सेम आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, यानी कि आप इधर से पढ़ रहे हैं इधर से पढ़ें, दोनों तरफ से आपको सेम ही देखने को मिलेगा। तो इसी टाइप के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हैं। तो ये आप टेबल में जितने भी आपको दिए हुए हैं इनको अच्छे से याद रख लें। स्टिकी एंड कौन सा प्रोड्यूस करा रहा है और ब्लंट एंड कौन सा है, कौन से नेचर है इनका, तो वो भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब कुछ और भी आप एंजाइम दूसरे भी देख सकते हैं, लाइक डीएनए लाइगेज, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, T4 डीएनए लाइगेज है, डीएनए पॉलीमरेज भी है फ्रेंड्स, ये सब आप देख लें। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, टर्मिनल ट्रांसफरेज, एक्सोन्यूक्लियस 3, बैक्टीरियोफेज, एक्सोन्यूक्लियस, लैम्बडा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये किस लिए हैं फ्रेंड्स, इनका जो फंक्शन है वो हमने लिखा हुआ है, ये टेबल में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप डेफिनेटली इन सब को पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं फ्रेंड्स। आप इनको पढ़ लें क्योंकि इनके डायरेक्ट इनके फंक्शन भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप ये डेफिनेटली ये PDF ग्रुप से डाउनलोड करें और इन सब को पढ़ लें। अब सब कुछ तो हो गया फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बोला कि स्क्रीनिंग कैसे करेंगे। स्क्रीनिंग के लिए मैं कुछ यहाँ पे स्ट्रेटेजीज आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, लाइक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप यूज़ कर सकते हैं, या आप बोलें डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, PCR यूज़ कर सकते हैं और ब्लोटिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 4 तरह की कौन कौन सी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लोटिंग टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, PCR आप यूज कर सकते हैं, एज वेल एज आप डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये 4 आप स्क्रीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद चलते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें में इसकी एप्लीकेशन है। आप यहाँ पे देखिए कि थेराप्यूटिक प्रोडक्ट लाइक वैक्सीन, ग्रोथ हार्मोन, एंटीबॉडीज़, वेक्टर, रिकम्बिनेंट प्रोटीन एंड एंटी कैंसर ड्रग, इनमें आप देखें कि थेराप्यूटिक प्रोडक्ट अभी फ्रेंड्स RDNA टेक्नोलॉजी का यूज करके ही बनाए जा रहे हैं। उसके बाद आप डायग्नोस्टिक में देखें, डायग्नोस्टिक में आप देखें जीन थेरेपी, CRISPR-Cas9 आपने सुना होगा फ्रेंड्स, मॉनिटरिंग डिवाइस, थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजीज, ये सब में इसकी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के केस में देखें, फ्रूट्स आजकल मॉडिफाइड हो चुके हैं, वेजिटेबल्स हैं जो उनको इस तरह से मॉडिफाइड कर दिया गया है क्रॉप्स को कि वो पेस्ट रेजिस्टेंस हो चुकी हैं फ्रेंड्स, उस कंडीशन में भी RDNA टेक्नोलॉजी का वहाँ पे आपको यूज देखने को मिलेगा। यानी कि इवन आप देखें कि वेजिटेबल, क्रॉप्स, माइक्रोब्स, एनिमल, आप देखें लैब में हम बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड और जो माइस हैं, रैट हैं, वो यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पे भी उनको मॉडिफाई किया जा चुका है। एनर्जी एप्लीकेशन में देखें बायो हाइड्रोजन, बायो इथेनॉल, बायोमीथेनॉल, बायोब्यूटेनॉल, ये सब में इसका प्रोडक्शन में भी इसकी एप्लीकेशन यूज़ में होती है फ्रेंड्स, यानी कि रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी यूज में ली जाती है। अब कुछ एग्जाम्पल आपको देखें फैक्ट, जैसे कि जो RDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फ्रेंड्स अप्रूव्ड हो चुके हैं, उन्हीं का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक फैक्टर 8 जो कि बैक्स्टर एंड बेयर नाम की कंपनी है, उसने इसको प्रोड्यूस किया, उसको बनाया, और जिसका यूज़ क्या है फ्रेंड्स, आप देखें हीमोफीलिया A के अंदर। ऐसा ही फैक्टर 9 के आप देखें तो हीमोफीलिया B के अंदर इसका यूज होता है। TPA की आप बात करें, TPA जेनेटेक ने बनाया। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या आज के केस में आप देखें कि अभी स्ट्रोक के लिए भी ओनली अप्रूव्ड ट्रीटमेंट जो है वो है TPA। इंसुलिन जो कि एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, आगे भी मैं थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ, तो वही है इली लिली कंपनी ने बनाया डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। ये एग्जाम्पल आप सारे के सारे देख लें, कुछ एग्जाम्पल आप डेफिनेटली याद रख लें इन फ्यूचर, ये आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखें कुछ
प्रोटीन्स हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ हैं जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, जो कि हम फ्रेंड्स हमने डिस्कस भी की हैं अपने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें। जैसे आप देखें माउस, ह्यूमनाइज, काइमेरिक, इन एंटीबॉडीज़ में आप देख लें फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी हैं। यहाँ पे डायरेक्ट नाम तो नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे आप इसको देख लें कि हर्सेप्टिन का यहाँ पे नाम दिया हुआ है जो जेनेटेक ने बनाई है। HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर सेल के ट्रीटमेंट में इसको थेरेप्यूटिक यूज लिया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ बात करूँ फ्रेंड्स, ये कंप्लीट टेबल है। आप देखें ह्यूमुलिन इसमें सबसे ऊपर है, यानी कि इंसुलिन जिसकी हम ऑलरेडी बात कर रहे थे, इली लिली ने इसको बनाया। उसमें यूज़ क्या है फ्रेंड, डायबिटिक जो थेरेप्यूटिक कैटेगरी है वो है डायबिटीज़, और इंडिकेशन में भी आप देखें इसका यूज़ जो है डायबिटीज़ में ही आपको यूज होते हुए दिखेगी। ऐसे ही फ्रेंड्स ये सारे एग्जाम्पल आप देख लें, जो भी एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं। उसके बाद क्रॉप का अगर एग्जाम्पल लें तो गोल्डन राइस आपको एक बहुत ही गुड एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, जिसमें फ्रेंड्स हुआ क्या है कि उसको इस तरह से मॉडिफाई कर दिया गया है कि उसमें बीटा कैरोटीन को दैट कंटेन बीटा कैरोटीन, यानी कि जो राइस था फ्रेंड्स उसको इस तरह से मॉडिफाई कर दिया गया है कि उसमें आप देखें कि एक बीटा कैरोटीन जो है एक एक्टिव इंग्रेडिएंट वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि राइस के अंदर जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए उसमें इस तरह से उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया, उसके अंदर कुछ जीन्स इस तरह से इंट्रोड्यूस कर दी गई प्लांट के अंदर कि फ्रेंड्स वहाँ पे जो राइस आपको देखने को मिले उनमें बीटा कैरोटीन आपको देखने को मिलेगी। अब इनका बेसिकली जो है फ्रेंड्स वो पर्पस यही है कि इस तरह की कुछ न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव करना, या इंसेक्टिसाइड जो हैं पेस्ट जो आप देखें उनके रेजिस्टेंस के पेस्ट वगैरह होते हैं उनसे रेजिस्टेंस क्रिएट करवाना, वही मोस्टली यहाँ पे एप्लीकेशंस होती हैं और उन्हीं के लिए इनको मॉडिफाई किया जाता है। और कुछ ऐसे कि ये लॉन्ग टाइम तक लाइव रह सकें, उस कंडीशन में भी आप इनको देखेंगे। डिजीज़ रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं हम कि डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट यहाँ पे GMO जिनको बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। और आप एग्जांपल देखें यहाँ पे अल्टर्ड प्लांट के, लाइक हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं फ्रेंड्स कि बीटा कैरोटीन के साथ और बहुत सारे एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक आप देखें बनाना रेजिस्टेंस टू फंगल इन्फेक्शन। फ्रेंड्स यहाँ पे यही होता है कि आप ऑब्जर्व करते हैं कि पर्टिकुलर इस जो क्रॉप है इसमें या इस वेजिटेबल में या इस फ्रूट्स की जो वैरायटी है इसमें पर्टिकुलर ये इन्फेक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ये डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसको इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज करके कि उससे रेजिस्टेंस क्रिएट कराया जा सके। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बनानाज रेजिस्टेंस टू फंगल इन्फेक्शन, तो इससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि अब रेजिस्टेंस आ गया तो उसकी जो सेल्फ लाइफ थी वो इंक्रीज़ हो गई। और फ्रेंड्स वो कॉमन भी है कि अगर आप उसको डिजीज़ फ्री कर देंगे तो फ्रेंड्स उसकी जो लाइफ है वो डेफिनेटली बढ़ने ही वाली है। तो फ्रेंड्स ये था आज का टोटल डिस्कशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। डेफिनेटली अगर आप वीडियो को ज़्यादा लाइक करते हैं तो हमें भी समझ में आता है कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।